जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हमले से पहले कहा था कि बलूचिस्तान में 5 से 7 ज़िले कभी भी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर सकते हैं। वही मौलाना फजल रहमान पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी पाकिस्तान से, उन्होंने वॉकआउट कर दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम कश्मीर, कश्मीर करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अफ़गानिस्तान पर नहीं है। अशरफ गनी तक की जितनी भी सरकारें रहीं, वो प्रो इंडिया रही हैं। अफ़गानिस्तान को प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था। यही लोग हमेशा से सेना जब भी सत्ता में आती थी तो उसको लेजिटिमेसी दिलाते थे। इस समय जो जनरल मुनीर हैं या कोई दूसरा आर्मी चीफ होता है, जब इनको पूछता नहीं है तो इस तरह की बातें ये बहुत करने लगते हैं। और जब इनको कोई पोजीशन मिल जाती है तो ये खामोश होकर बैठ जाते हैं। इनका हिस्ट्री रही है। ये तो वैसे तो आग लगाने वाले भाषण देने के लिए मशहूर हैं। ये जहाँ आग न लगती हो वहाँ इनके भाषण हो जाते थे, तो आग लगा देते थे। और जो पाकिस्तान की तालिबान है उससे इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं मौलाना फजल रहमान की। मौलाना फजल रहमान जो कि पाकिस्तान के एक जाने-माने पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हमले से पहले कहा था कि पार्लियामेंट में ही उन्होंने बात कही थी कि बलूचिस्तान में 5 से 7 ज़िले कभी भी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर सकते हैं। वही मौलाना फजल रहमान पहलगाम अटैक पर पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी पाकिस्तान से, उन्होंने वॉकआउट कर दिया है और उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर, कश्मीर करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अफ़गानिस्तान पर नहीं है। हमें सियासत की समझ नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ज़ई शाह से लेके अशरफ गनी तक की जितनी भी सरकारें रहीं, वो प्रो इंडिया रही हैं। अफ़गानिस्तान को प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था। सियासी समझ ना होने की वजह से आज अफ़गानियों को निकाला जा रहा है। उन्होंने बहुत सारी बातें की और उसके बाद उन्होंने संसद से वॉकआउट कर दिया। इस पूरे मसले पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं कमर आगा साहब, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को ही बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय हिंद। जी नमस्कार। सर, मौलाना फजल रहमान बीते कुछ दिनों से कई सारे ऐसे बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने जाफर ट्रेन एक्सप्रेस से पहले ही जो हादसा हुआ उससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दिया। उसके बाद अब उन्होंने कश्मीर, जो पहलगाम पर चर्चा हो रही थी उनके वहाँ, उन्होंने ये बात कही कि कश्मीर, कश्मीर तो हम करते रहते हैं, हमारे अपने मसले सुलझ नहीं रहे हैं, अफ़गानिस्तान पे हमारा ध्यान नहीं है, अफ़गानिस्तान से हमारे रिश्ते खराब हैं, जितनी भी सरकारें रही वो प्रो इंडिया रही हैं, उन सबको प्रो पाकिस्तान होना चाहिए था। कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान ये ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, ये पठान हैं। और फिर उसके बाद ये कि इनको हमेशा से उधर की पॉलिटिक्स में इन्हीं ने काफ़ी इंटरेस्ट लिया है। और दूसरी बात ये कि इनके वैसे सेना से इनके हमेशा बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इनके और इनकी जो पॉलिटिको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, जमातुल उलमाए इस्लाम, फजल फजल ग्रुप, तो वो बड़ी पार्टी थी। मतलब बड़ा धड़ा है उनका। और वो हमेशा सेना के साथ ही ये लोग रहे, ये और वहाँ की जो जमात इस्लामी है, दोनों। और यही लोग हमेशा से सेना जब भी सत्ता में आती थी तो उसको लेजिटिमेसी दिलाते थे। लेकिन हमने ये देखा है कि जब इनको जो इस समय जो जनरल मुनीर हैं या कोई दूसरा आर्मी चीफ होता है, जब इनको पूछता नहीं है तो इस तरह की बातें ये बहुत करने लगते हैं, बढ़-बढ़ के बोलते हैं। और जब इनको कोई पोजीशन मिल जाती है तो ये खामोश होके बैठ जाते हैं। इनका हिस्ट्री रही है। और ये तो वैसे तो आग लगाने वाले भाषण देने के लिए मशहूर हैं। आप भी बता रही थी, इनका नाम मुल्ला डीज़ल मौलाना के नाम डीज़ल। से भी ये जान जी, ये जहाँ आग न लगती हो वहाँ इनके भाषण हो जाते थे, तो आग लगा देते थे। तो इस तरह के हैं इनका। और इनको चिंता भी है इसलिए कि जिस तरीके से पठान निकाले जा रहे हैं और वो अफ़गानिस्तान भेजे जा रहे हैं पूरी कंडीशंस में। और फिर उसके अलावा ये कि इनके बड़े घनिष्ठ संबंध दूसरी तरफ जो है वो तालिबान से भी हैं। और जो पाकिस्तान की तालिबान है उससे इनके बड़े अच्छे संबंध हैं। और ये चाहते हैं कि इनको कोई एक ऐसा रोल मिल जाए जो दोबारा से अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान के संबंध में बनाने में कामयाब हो जाए।
पाकिस्तान की पूरा कंसंट्रेशन जनरल मुनीर का जो है इस समय वो भारत पे है। पहले तो उन्हीं ने जो भाषण दिया जिसमें हिंदू मुस्लिम, फिर पार्टीशन याद दिलाया, जिन्ना की बात की उन्हीं ने, वो सब जिस तरीके से वो कर रहे हैं, उनको लगता है कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसके ऊपर वो दोबारा से पाकिस्तानियों को यूनाइट कर सकते हैं, और जो सपोर्ट बेस बन गया है इमरान खान का, उसको भी ये ख़त्म कर देंगे, बल्कि अपना एक चैम्पियन हो जाएंगे इस्लामिक रिपब्लिक के, इस्लामिक स्टेट के बनना चाहते हैं। तो वो कश्मीर के मसले इसलिए उठा रहे हैं। अफगानिस्तान के मसले से ये होने वाला नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट अफगानिस्तान के मसले को है नहीं वहाँ के ऊपर, और ख़ासतौर से पश्तून में तो बिल्कुल भी नहीं है। पश्तून खुद ही नाराज़ है इनसे, पश्तून तालिबान से डील कर रहा है। और एक बात और भी है, जो पाकिस्तान के और तालिबान के जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान की, ये कभी अच्छे नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान उनको बिल्कुल एक अपनी, जैसे ही उनके पास सत्ता आया तो वो उसको अपनी एक एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करने लगे। और फिर ये भी था कि वो ये चाहते थे कि जो उसके रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान के, उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा रहना चाहिए, पाकिस्तान सब डील करेगा, पाकिस्तान को बड़ी आमदनी होगी, कई ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज। तो तालिबान को लगा कि हम खुद, हमारे रिश्ते चाइना से हैं, अमेरिका से हैं, दूसरे मुल्कों से हैं, और वो पाकिस्तान, दूसरे डूरल लाइन का भी मसला है, वो डूरल लाइन को भी नहीं रिकॉग्नाइज करते अफगान, और वो चाहते हैं कि जो डूरल लाइन जो थी सर डूरन ने बनाई थी सेकंड एंड थर्ड अफगान एंग्लो अफगान वार के बाद, और उससे ये था कि पश्तून एरिया का पार्टीशन हो गया था, एक बड़ा पार्ट पाकिस्तान, भारत उस समय के जो भारत था कॉलोनियल पीरियड का, उससे जोड़ दिया था इस पार्ट को। तो हमेशा से अफगान की हुकूमतें जो हैं वो भारत की तरफ देखती हैं, पाकिस्तान को अपना एनिमी समझते हैं। एक चीज़ और भी थी, पाकिस्तान जब बन रहा था तो पाकिस्तान कोई नाम नहीं है, पाकिस्तान एक एब्रिविएशन है, पी से है पंजाब, के से है कश्मीर, ए से है अफगानिस्तान। तो इनका शुरू से नज़र था अफगानिस्तान के ऊपर। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान के उस समय के जो रूलर थे वो ये कहते थे बार बार कि भैया देखो धर्म के नाम पे ये बना रहे हैं, और बाद में ये प्रॉब्लम उनके मुल्क में भी आएगी, और यही हुआ। बाद में अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल, मुजाहिदीन और फिर तालिबान और फिर सब कुछ जिस तरीके से बर्बाद हुआ अफगानिस्तान, उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। अब ये है कि मुल्ला फजलुर रहमान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि दोबारा से किसी सूरत से उनको कोई बड़ा रोल मिले, और वो जाएं अफगानिस्तान, कुछ रिश्तों में सुधार करने को लाएं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो है, जनरल मुनीर अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री है और आर्मी ऑफिसर्स को यूज़ कर रहे हैं इस उनसे बातचीत के लिए, इनको अभी कोई खास रोल मिल नहीं पाया। जी। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज सरकार पर गंभीर ना होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम जंग के मुहाने पर खड़े हैं और शहबाज सरकार जो है बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। फौजी सोच के साथ-साथ सोच सियासी और इकोनॉमी वाली भी होनी चाहिए। कोई पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सोच समझ सियासी नहीं है। इकोनॉमी डेवलपमेंट को लेकर भी कोई समझ नहीं है। सवाल तो उन्होंने खैर रेलेवेंट उठाए हैं, लेकिन आप इन सवालों में या जो बदलाव है जो शरीफ सरकार के खिलाफ जो मौलाना फजल रहमान का, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात उन्हीं ने सही कही कि पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, और शहबाज शरीफ की जो लीडरशिप है वो तो बिल्कुल फेल हो चुकी है, उसके सपोर्ट बेस उनका है नहीं। वो पंजाब जी, से आते हैं और पंजाब में भी उनकी सपोर्ट नहीं रह गई है। अब उसके अंदर उन्हीं ने दो चीज़ें और कही, सेना के ऊपर भी निशाना ताना है। ये कहा है कि सेना के साथ-साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सोच भी होनी चाहिए, सियासी और माशी। तो उसको उन्हीं ने सेना की तरफ भी इशारा किया है। अब दूसरी एक तरफ ये भी है कि वो एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ के ऊपर जो है सिविल आर्मी दोनों का मिलजुल के गठबंधन रहे, ताकि जिसमें उनको एक रोल मिल सके, जैसा पहले मिल जाता था थोड़ा बहुत। अब ये है कि सेना स्वयं इतने
की कोशिश ये हो रही है कि ऐसी आदमी को लेके आओ जो टोटली निर्भर हो सेना के ऊपर, जिसको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है नेशनल लेवल का, जैसे कि ये शहबाज शरीफ हैं। इनकी कोई न समझ है न कोई इनके पास वो है। पूरी तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो इस समय सेना के पास है। और जो इस तरह के कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं और ये सब जितनी थी उनकी मदद रहती थी, एक रोल बड़ा रहता था, वो भी रोल थोड़ा कम हो गया। उसका एक कारण और भी है, वहाँ पे जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है, ये 2 बड़ी कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएँ हैं, धार्मिक और सियासी दोनों। इन दोनों का सपोर्ट बेस भी बहुत कम हो गया है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, लगातार चलता चला जा रहा है। और ये नहीं इनकी ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे जो है ये कट्टरपंथी इस्लाम की सपोर्ट बेस कम हो रही है। ख़ास तौर से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी जब खिलाफत बनी इराक और अफ़गानिस्तान में। इराक और सीरिया में तो लोग समझ रहे थे कि एक बड़ा अच्छा शासन बनेगा, लेकिन वो तो बहुत ही ख़राब एक्सपेरिमेंट था। फिर अफ़गानिस्तान में जो उन्हीं ने बनाई इस्लामिक इमारत का जो गठन किया, ये भी एक तरह की इस्लामिक कैलिफेट है। यहाँ पे खलीफा न कह के बल्कि अपना दूसरा नाम उन्हीं ने सेलेक्ट किया, अमीरुल मोमिनीन अपने को कहलाया है वहाँ पे के लीडरों ने। तो वो भी एक फेल के रूप में लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो इस कारणवश हम देख रहे हैं कि ग्लोबल सपोर्ट बेस इन लोग का कम हो रहा है। लेकिन ये अभी भी काफ़ी बड़ी ताकत है, इसमें जो लोग आ चुके हैं वो तो छोड़ नहीं सकते और वो बिल्कुल मर्सिनरीज़ की तरह काम कर रहे हैं। तो इस वजह से भी और जो सरकार है वो जमात और देवबंद को अपने साथ तो रखती है, लेकिन ये कि उनको लगता है कि मौलाना जो हैं ये बहुत प्राइसी हैं, ये मौलाना बहुत इनकी डिमांड्स बहुत हैं, वो दूसरे लोगों के ज़रिए को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने को काफ़ी अलग-थलग देख रहे हैं, कोई बड़ा रोल इनका पाकिस्तान की उसमें नहीं है। तो इस वजह से भी ये काफ़ी नाराज़ हैं और बोल रहे हैं और चाहते हैं कि खबरों में जमे रहें और इस तरह की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान वॉकआउट कर गए हैं, काफ़ी गुस्से में नज़र आए हैं सरकार के ऊपर। उन्होंने बड़े सारे सवाल किए हैं और अफ़गानियों को लेकर उन्होंने कहा है कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल नहीं है। सरकारें या अफ़गानिस्तान जो है वो हमारे फ़ेवर में होनी चाहिए थी, लेकिन जितनी भी सरकारें रहीं वो प्रो इंडिया रही हैं। सर, अगर हम मौलाना फजल रहमान की ऑर्गेनाइज़ेशन या इस तरह के जितने भी वहाँ पर ग्रुप्स रहे उसकी उसकी आपने बात की। जितने भी ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं या इस तरह के पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनको पाकिस्तान में हम देखते हैं मौलाना फजल रहमान जैसे, इनका जो जब ये रीजनल सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों पर बात करते हैं, हालाँकि पहले भी हमने देखा है कि वो पहले कुछ और, आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? और रिसेंटली हमने देखा है कि हाफ़िज़ सईद के बेटे तलहा सईद ने भी भारत को धमकी दी है कि भारत मेरे पिता को अ, आतंकवादी बोलता है, हम अमन पसंद हैं, इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐसा-वैसा, और जंग हुई तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। ये पाकिस्तान में जो ये एक धड़ा है या एक ये जो एक्सट्रीमिज़्म है या इस तरह के जो लीडर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो डोमिनेंस है पॉलिटिक्स में वो काफ़ी ज़्यादा है। ये रीजनल सिक्योरिटी के लिए कितना खतरनाक है सर? देखिए, पाकिस्तान की सिचुएशन बिल्कुल अलग है दूसरे देशों से। पाकिस्तान बना ही धर्म के नाम पे है और फिर वो वहाँ पे बगैर धर्म के वो चल भी नहीं पाता। हुँ। और दूसरी तरफ ये है कि वहाँ के ऊपर जो दूसरे इथनिक लोग हैं वो आज़ादी चाहते हैं, वो इनके साथ नहीं रहना चाहते। धर्म के नाम पे वहाँ पे पॉलिटिक्स जितनी है वो कंट्रोल करते हैं। पंजाबी जो सबसे ज़्यादा जिनकी नंबर हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, बाकी प्रांत को उन्हीं ने बिल्कुल वो बना रखा है, कॉलोनी की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सारी बातें हैं उनके यहाँ। और दूसरी बात ये कि जनरल मुनीर खुद बहुत कट्टरपंथी आदमी है और उनकी सोच बिल्कुल वैसे ही लगती है जैसे कि जिहादी कोई एक सोच हो, जिस तरह का उन्होंने लेक्चर दिया कुछ समय पहले जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुसलमान हिंदुओं की बात की। उससे तो लगता है कि वो उनको लगता है कि मैं खुद ही इतना बड़ा धार्मिक कट्टरपंथी हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ
तो मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों की? सेना को भी ये रोल करना चाहिए और इनकी सपोर्ट बेस भी कम हो रहा है। इमरान खान को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जो वहाँ के मज़हबी हैं। तो इनको वो लगता है कि ये पुराने जो ओल्ड गार्ड्स हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा वो नहीं मिला। दूसरी तरफ ये भी है कि जो पाकिस्तान में एक डर और खौफ का माहौल है, बहुत डरे हुए हैं पाकिस्तानी। उन्हीं ने ये ऑपरेशन तो इतना बड़ा कर दिया पहलगाम में, उसके बाद से जब से भारत ने बड़ा सख्त कदम उठाने की बात की और कहा है कि हम इसका बदला लेंगे, तो सब काफ़ी नर्वस हैं। हाफिज़ सईद के लड़के का भी बयान इसी तरफ मुझे लगता है इशारा करता है कि वो भी काफ़ी टेंशन में है कि कहीं उनके पिता को की हत्या न कर हो जाए इस बीच में। और दूसरी बात ये भी है कि उनका भी सपोर्ट बेस कम हो रहा है। वहाँ के ऊपर हाफिज़ सईद बराबर पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, छिप के रहते हैं, उनके नाम वारंट हैं, भारत के अलावा भी। तो ये इस तरह के वो आतंकवादी घोषित करे जा चुके हैं। इन सबको देखते हुए उनके लड़के जो हैं हाफिज़ सईद, वो भी बार-बार नई-नई चीज़ें। दूसरी बात ये भी है कि वो चाहते हैं कि अब बाप बहुत उनके बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो स्वयं जो है अपने को सत्ता में आने की यानी पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कमांड जो है लश्कर-ए-तैयबा की उनके पास आ जाए। बाप का तो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आना मुश्किल है, उनके खिलाफ वारंट है और भारत उनको छोड़ेगा नहीं, तो वो तो छिपे रहते हैं, तो अब ऊपर सियासत कौन करे? वही चाहते हैं कि वो अब आ जाए सियासत में खुद, और उसके लिए भी वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत के खिलाफ और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। भारत को चाहते हुए बजाय इसके कि आतंकवाद को रोकें ये लोग बल्कि कोशिश इस बात की है पाकिस्तान की भी और सबकी कि दोबारा से आतंकवाद को और बढ़ावा दिया जाए। एक तो कभी ख़त्म नहीं हुआ था, अब उसको चाहते हैं कि और जो थोड़ी बहुत कमी आई थी, भारत लगातार इन लोगों को कश्मीर के अंदर इनकी हार हो रही थी, ये पिट रहे थे, मर रहे थे, कोई इनको कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसलिए अब ये नए तरीक़े अपनाए और पर्यटनों को जिस तरीके से मारा और एक दोबारा से हिंदुस्तान-पाकिस्तान की बात करना शुरू कर दी उन्हीं ने, ताकि बिल्कुल। फिर ये होता है कि जब इस तरह की बातें करते हैं तो अपने को पोज़ करते हैं कि वो देशभक्त वही हैं, सेना ही बचा सकती है मुल्क को और कोई दूसरा नहीं। और फिर अपील करते हैं कि जनता समय आ गया है, यूनाइट हो भारत से लड़ने का। सर नॉट ओनली यूनाइट बट वो जनता से चंदा भी मांग रहे हैं कि जंग होने वाली है, चंदा करें। लोग चंदा दे रहे हैं 500-500 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान में चंदा भी हो रहा है। भाई उनके पास सरकार के पास तो कुछ है वह नहीं। इन लोगों को लगता है पैसा मिलना कम हो गया है, तो पैसा क्राउड फंडिंग कर रहे हैं घूम-घूम के मस्जिदों में, जुमे की नमाज़ के बाद, और वैसे भी टीवी कुछ बड़े चैनल्स भी चंदे। लोगों से लाइव फंडिंग ले रहे हैं, लोग डोनेट कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं, इन लोग की फॉलोइंग तो है, ख़ास तौर से जमात-ए-इस्लामी और देवबंद की या वहाबी मूवमेंट की, वहाँ पे एक सेक्शन है, उससे ये अपील कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। और दिखाने के लिए भी ये अपील करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम जनता से ले रहे हैं, असली पैसा तो इनको सेना से ही मिलता है। ये सब सेना के अंग हैं, कोई अलग नहीं है। अनऑफ़िशियल अंग है पाकिस्तान की सेना का, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इस तरह के जो बहुत से संगठन हैं, उनको असली पैसा तो वहीं से आता है, ये दिखाने की बात है। जी, बिल्कुल। सर भारत के कई बड़े शहरों में मॉक ड्रिल होने वाली है, दिल्ली, मुंबई और बड़े शहरों में, और काफ़ी सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद कोई काइनेटिक एक्शन हो सकता है। सर अगर आप थोड़ा-सा बता पाएँ कि मॉक ड्रिल कब, कैसे, क्यों होती है? कितना समझा जाए कि ये काइनेटिक एक्शन हो सकता है? तैयारी है भारत की और बड़ा प्लान है, लगता है जिस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको देखते हुए। दूसरी बात ये भी है कि भारत की सेना भी दूसरी तरफ ड्रिल्स कर रही है, तैयार हो रही है, ताकि अलर्ट रहें। और ये
कब तक होगा ये तो कहना मुश्किल है, कब भारत अटैक करेगा, क्या करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है 2 चीज़ों के बारे में। एक तो उन्हीं ने कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे हम उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे जहाँ रहें। फिर उन्होंने कहा जो इसके पीछे थे। अब इसके पीछे 2 लोग थे वहाँ पर, लश्कर-ए-तैयबा जैसी संगठन एंड उसके पीछे सेना। तो अब देखना ये है कि कहाँ तक ये जाएँगे, क्या टारगेट करेंगे आतंकवादी शिविर को जो हैं ऑक्युपाइड कश्मीर का जो ज़मीन है उसमें, या वहाँ की सेना को भी पनिश किया जाएगा। ये सारी बातें आने वाला वक़्त बताएगा, हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। तैयारी लगता है जिस तरीके से हो रही है, लगता है कोई बड़ा ऑपरेशन की तैयारी है। भारत की आम जनता भी चाहती है कि पाकिस्तान को सबक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और पाकिस्तान पूरी तरह से अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। यूएनएससी में पाकिस्तान को किसी का भी समर्थन नहीं मिला। जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात पाकिस्तान ने उठाई, उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और चाइना भी खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। तो ऐसे में पाकिस्तान एक हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है कि भारत कुछ करने वाला है, कुछ करने वाला है। उसी वक़्त से पाकिस्तान इस पोज़ीशन में है कि वो भारत कोई ना कोई हमला करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है फ़िलहाल तो, लेकिन कुछ होगा ये बात तो पक्की है। क्या होगा, कब होगा, ये आने वाला वक़्त बताएगा। भारत में तैयारियाँ हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि अगर कोई हमला होगा तो हम अपने आप को बेसिकली वो विक्टिम प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा पहलगाम से कोई लेना-देना नहीं है, न्यूट्रल इंक्वायरी कर ली जाए और जितने भी सारे दावे हैं और इनफैक्ट ओआईसी ने भी भारत को डी-एस्केलेट करने के लिए कहा है और कहा है कि कश्मीर में जो भी हालात है उसके लिए भारत ज़िम्मेदार है। कई सारे ऐसे चीज़ें हैं और उस पे हम आगे बात करेंगे। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।